आर यू रेडी? हाँ हाँ, आज का लाइव था सी इंटर लॉ 23 जो सवेरे लिया 11:30 बजे। और ये वाला नहीं है, इसका लिंक शेयर कर दे बोल रहा मैं। हाँ, प्लेयर में भी लिया, इस पे भी लिया। 3 दिन पैरेलल चलता है वो, 3-4 दिन। हाँ, क्योंकि कोई कर नहीं पाया तो क्या। ठीक है, इसका लिंक इमीडिएटली शेयर कर दे फास्ट ट्रैक के ग्रुप में। चलो, आर यू रेडी गाइस? लाइव स्ट्रीम में कृपया बता दीजिए कि आवाज ऑडियो वीडियो क्लियर है। कमेंट कर दीजिए एक बार प्लीज। मिला कितने को लिंक? ग्रुप ऊपर ही, फास्ट ट्रैक सी इंटर FT, या मेरे को भेज दे व्हाट्सएप पे। हाँ कर। कॉपी, वो ग्रुप को टैग कर लेना भाई एक बार। शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा अच्छे से। आर यू रेडी गाइस? लेट्स गो। लाइव स्ट्रीम में ऑडियो वीडियो क्लियर है, प्लीज बता दीजिएगा। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करें, बोलो हाँ या ना एवरीबॉडी, यस और नो? हाँ या ना? चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आज से हम शुरू करने वाले हैं अदर लॉ। नियरली 4-5 डेडिकेटेड लेक्चर मैक्सिमम होंगे आपके अदर लॉ के ऊपर, और अदर लॉ के पढ़ने की टेक्निक्स भी उसके अंदर हम कवर करेंगे। बेसिकली होमवर्क भी देंगे तो आपका अदर लॉ भी अच्छे से होगा। नियरली 40 मार्क्स का कंटेंट है, और 40 मार्क्स का कंटेंट में से जनरल क्लॉजेस एक्ट के 2 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी शेयर किए थे, ठीक है, जो आपको एग्जिस्टिंग रेगुलर देखना है। नेगोशिएबल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ये 3 लेक्चर्स हम इसके अंदर शेयर करने वाले हैं। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सर नो। तो आज जो मैं शेयर करने जा रहा हूं दैट इज, आज जो हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज आपका चैप्टर विच इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। कौन सा बोले एक बार उसे? जागो जीवन, जागो ग्राहक जागो, इतना भी मत जागो। ठीक है, सब जन बोलो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अब सबसे पहली बात तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मतलब क्या होता है, पहले इसको जरा गौर से समझते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। रेडी? लेट्स गो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक छोटा सा हिस्ट्री है, पहले इसको समझते हैं। आप बोर्ड के ऊपर कृपया ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। ओरिजिनल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अच्छा इसके ऊपर सवाल पूछा इसलिए हिस्ट्री ले रहा हूं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिस्ट्री पे भी सवाल पूछा इसलिए हिस्ट्री ले रहा हूं, तो कृपया इसको ऐसा मत समझिएगा, ऐसा वैसा। Act was originally drafted in 1866 by Third Indian Law Commission, introduced in 1867, and council was referred to as Selection Committee. ब्रिटिशर्स जब लॉ पास करते थे तो उस वक्त वो पहले सिलेक्ट कमेटी से लॉ बनवा लेते थे, ठीक है, कि भाई साहब लॉ बनेगा, और लॉ पास किया जाता था ब्रिटिश लॉ काउंसिल से या ब्रिटिश लॉ कमीशन से। आप एक्ट का ईयर एज सच जानते हो 1881 है, मतलब ये किसने पास किया है बोले एक बार उसे? ब्रिटिशर्स। सब जन जोर से बोलो, किसने पास किया है? ब्रिटिशर। ऑब्जेक्शंस वेयर रेज्ड बाय मर्केंटाइल कम्युनिटी। मर्केंटाइल कम्युनिटी मतलब उस वक्त के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन रेज किए कि भैया ऐसे लॉज हमारे लिए नहीं एप्लीकेबल हो सकते, क्योंकि इसके पीछे रीजन था, इंडिया में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ये ब्रिटिशर्स ने लाया। पर ऐसा नहीं है कि हमारे यहां पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये कोई नई चीज थी, हमारे यहां पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पहले से भी एग्जिस्ट करते थे। जैसे आपने शायद कभी सुना होगा दीवानी हुंडी, राजसी हुंडी, ठीक है। हुंडी इज वेयर द कंसेप्ट जो हमारे यहाँ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चलता था। कोई भी राजा किसी भी पर्सन को पेमेंट जब करता था तो पेमेंट करने के पहले वो उसको एक हुंडी देता था। हुंडी मतलब एक नोट देता था कि भैया महीने के एंड पे आके पैसा लेके जाना, क्योंकि अगर हर रोज दरबार खोल के, हर रोज खजाना खोल के, राजा का खजाना खोल के हर एक को पेमेंट करते बैठेंगे तो राजा का खजाना रिस्क में आ जाएगा। दैट्स वाई जितने भी लोग राजा के साथ ट्रेड करते थे उनको एक तो राजसी हुंडी मिलती थी, मतलब राजा ने साइन किया हुआ नोट या राजा का थंब या सील लगा हुआ नोट कि आप मंथ के एंड में आके पैसा लेके जाइए, या फिर ये नोट को किसी और को ट्रांसफर कर दीजिए। या फिर दीवानी हुंडी। दीवानी हुंडी मतलब राजा ने उस राज्य में बनाए हुए जो ट्रेडर्स थे, जो दीवान थे, जो पैसा साहूकार थे, उनके नाम पे हुंडी निकाला करते थे, तो साहूकार भी हुंडी दे सकता है, मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब इन्हीं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को कन्वर्ट कर दिया था बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट ने, ब्रिटिशर्स ने, और उसके लिए उन्होंने लॉ बना दिया। तो जो इंडियन ट्रेडर्स थे उस वक्त के, वो इसके खिलाफ चले गए कि बोले भाई हमारे यहां पे ऑलरेडी हुंडीज का कंसेप्ट है तो क्यों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट फॉलो करें। फिर उसके बाद में 1877 में ये बिल
रखा गया, उसको भयंकर क्रिटिसिज्म मिला और बाद में ऑब्वियसली सिलेक्ट कमेटी और बाकी सब लोगों को इसको रिजेक्ट करना पड़ा। सेम बिल को रीड्राफ्ट करना पड़ा और 1880 के अंदर रीड्राफ्ट करके ऑर्डर पास करके इस बिल को वापस से पुट ऑन करने की कोशिश की गई। रीड्राफ्ट करके बाकायदा बना के उसके अंदर इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सच एज हुंडीज को उन्होंने इंक्लूड करने का कोशिश किया और इंक्लूड करके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को वापस रखा गया और फिर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 में पास हुए और हमारे लिए लॉ बन गए। इसके ऊपर एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि नॉर्मली किसने लॉ पास किया, कैसे पास किया, क्यों बना, एक्सेट्रा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एक बार आप उसको रीड कर लीजिए, ये एग्जाम में आ सकता है। गो फॉर इट फास्ट, एग्जाम में आ सकता है तो कृपया एक बार रीड कर लीजिए। कल कैसे आ गए तुम जीवन में खुद भी? 2 बजे की क्लास को 12 बजे ही आ गए थे क्या? हाँ, मेरी याद में यहां पे आके रो रहे थे क्या? अच्छा, गाना गा, मेरी याद में। जिस प्रकार की तुम्हारी एज है मेरी याद में गाना नहीं गाना चाहिए। पढ़ लो थोड़ा, पढ़ लो, जीवन में याद तेरी आएगी। हुंडी की दीवानी, चलो पढ़ो फास्ट, लेट्स गो। रीड करना हो जाए डन बोल दीजिएगा प्लीज। ओके, नाउ आ जाइए वापस। अब सवाल उठता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, और फायदे क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कुछ एडवांटेजेस लिखे हुए हैं कि क्यों नॉर्मली होता है। सबसे पहला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेजेस है, यू डोंट नीड टू कैरी लिक्विडिटी। अगर मैंने तुमको बोला कि मेरे को 2 करोड़ रुपए दो, तुमको बैग लेके घूमना पड़ेगा। पर अगर मैंने तुमको बोला 2 करोड़ दो, चेक में भी चलेगा, तुमको सिर्फ इतना सा पर्ची जेब में डाल के घूमने का है, वो भी ऑथेंटिकेटर, तुम्हारे साइन के सिवा वो किधर जा नहीं सकता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो दैट इज द वेरी बेसिक एडवांटेज। लीगल ट्रांजैक्शन होता है, तुम किसी को पेमेंट करते हो उसका सबूत बनता है। तुमने कैश दिया उसका कोई सबूत नहीं है, क्लियर है? कैश डील करते हो उसका कोई सबूत नहीं होता अनलेस एंड अनटिल देयर इज रिसीट। बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देते हो ये एक एविडेंस करके भी वर्क करता है। तो ऐसे कुछ एडवांटेजेस है, एग्जाम में ऑब्वियसली नहीं पूछा जाएगा। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग देखते हैं। अब बेसिकली देखा जाए तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो मीनिंग है, एक्चुअल हमने एक्ट के अंदर देखने की कोशिश की कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कोई मीनिंग डिफाइन किया गया है क्या, क्या उन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कहीं बोलने की कोशिश की है कि है नहीं है करके। तो हमको समझ में आया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्ट के अंदर जो मीनिंग दिया है वो बहुत सिंपल मीनिंग उन्होंने दिया है एक्ट के अंदर कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट although mentions a kind of negotiable instrument namely bills, notes and checks। आप देख सकते हो उन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के डेफिनेशन में सिर्फ इतना बोला है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब बिल्स मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, नोट्स मतलब प्रॉमिस नोट्स एंड चेक। ये कोई डेफिनेशन थोड़ी ना हुआ, क्लियर है आंसर? फिर हमने देखा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का और कहीं पे डेफिनेशन है क्या, तो एक जगह पे हमको डेफिनेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का समझ में आता है, वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट। कौन सा बोले एक बार उसे? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। पर वहां पे भी इतना स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन हमें नहीं मिला, तो हमने फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का हमारे हिसाब से नॉर्मल मीनिंग डिराइव किया। नॉर्मल मीनिंग, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल बाय मियर डिलीवरी। डेफिनेशन, एक्ट ओनली डिफाइन 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दैट इज बिल्स, नोट्स एंड क्या बोले एक बार उसे? चेक्स। एंड तीसरा, रेफरेंस आपको दिया जाता है नॉर्मली अदर एक्ट्स में, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज में, इंस्ट्रूमेंट विच आर टाइम बीइंग नेगोशिएबल इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, हुंडीज
और ऑर्डर्स, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको क्या कहते हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोलो सर नो। तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के दर्जा दे सकते हैं। हालांकि अब तीनों डेफिनेशन एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया है, सो उसको भी आप इग्नोर कर सकते हो। जो काम की चीज है वो है कैरेक्टर्स। वो क्या है बोले एक बार उसे, कैरेक्टर। अब कैरेक्टर्स अगर आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के याद करने हैं तो बहुत अच्छे से मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा। पुट योर हैंड्स अप इन द एयर। मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा एक कंसेप्ट, पर आपको याद होंगे नियरली चार क्वेश्चन का आंसर एक कंसेप्ट के अंदर आने वाले हैं। रेडी? सबसे पहले सब जन मेरे साथ साथ में एक्शन करेंगे, ठीक है। आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टर देख रहे हो, इसका सिंपल मतलब यह है कि आप बिल ऑफ एक्सचेंज के कैरेक्टर देख रहे हो, प्रॉमिसरी नोट के कैरेक्टर देख रहे हो, चेक के भी कैरेक्टर देख रहे हो, साथ में आप इनका डेफिनेशन भी देख रहे हो, ठीक है। तो मैं पढ़ाऊंगा एक कंसेप्ट, 4-5 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे, ठीक है। सो सब जन, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट, सब जन बोलो, इट इज अ विच इज इन राइटिंग, विच इज इन क्या बोले एक बार उसे, राइटिंग। तो देखो साथ साथ में कैरेक्टर बन रहा है। पहले तो इंस्ट्रूमेंट है, राइटिंग में है, साइन बाय मेकर, साइन करते हैं ना, हाँ है ना। सो वापस इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज इन राइटिंग, साइन बाय मेकर, कंटेनिंग अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर, अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर। क्लियर है? सो एक बार वापस से, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट which is in writing, signed by maker, containing unconditional promise or order to pay certain sum of money to certain person or to his order or bearer of the instrument। समझ में आ रहा है? ये बेसिक डेफिनेशन आपने याद रखना है, इसमें कैरेक्टर्स भी कवर हो रहे हैं। सो एक बार वापस से, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज इन राइट, साइन बाय, कंटेनिंग अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे सर्टन सम ऑफ मनी टू सर्टन पर्सन और टू हिज ऑर्डर और टू बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर नो। अब अगर आप ये कैरेक्टर देखने जाओगे तो आपको सभी के सभी कैरेक्टर एक जगह पे जमा किए हुए दिखेंगे, ठीक है। सभी कैरेक्टर आ जाइए फटाफट। किधर गया जीवन में निया, निया इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्लिंटन। इसका मैंने कहाँ गया, चार्ट भी बना के रखा था ना। होल्ड कीजिएगा थोड़ा सा, हाँ इसमें तो होना ही चाहिए। यस गॉट इट। ओके, अब जरा देखते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर है। सो लेट्स गो। ये आपका डेफिनेशन वाला एरिया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने डिफाइन किया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब बिल्स, नोट्स, चेक। उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, द इंस्ट्रूमेंट विच इज टाइम बिंग निगोशिएबल, और फिर अपना नॉर्मल मीनिंग, कॉमन मैन वाला मीनिंग जो हमने देखना चाहिए। सब जन साथ में पढ़ेंगे। रेडी? 1 2 3 बोलो। क्या है? इट इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग मेड बिटवीन द टू पार्टीज टू पे certain sum of money by one party to another after certain time for consideration। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर नो। तो ये डेफिनेशन आप याद रख सकते हो। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स अभी जो मैंने बोले, ठीक है। सो पहला कैरेक्टर, इट इज क्या बोले से, इंस्ट्रूमेंट विच इज इन क्या होना चाहिए बोले एक बार, राइटिंग। राइटिंग दो तरीके से हो सकता है, हैंड राइटिंग हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक भी चलेगा ना, एक तो हाथ से, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिकली। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? दूसरा वाला साइंड बाय किसने बोले एक बार, मेकर। मेकर मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मेकर, प्रॉमिसरी नोट का मेकर, है ना, जिसको हम प्रॉमिस और कहते हैं, यस और नो। और जिसको हम प्रॉमिस देते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रॉमिसी। साइंड बाय किसने बोले एक बार उसे, मेकर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बिल ऑफ एक्सचेंज में इट इज अ ड्रॉवर, बिल ऑफ एक्सचेंज में इट इज क्या बोले एक बार, ड्रॉवर। हम पार्टीज देखेंगे, जस्ट वेट। उसके बाद में टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, हमने देखा ना, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू सर्टेन किसको बोले एक बार उसे, पर्सन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली आफ्टर सर्टेन पीरियड, हमने सर्टेन पीरियड हमारे डेफिनेशन में ऐड नहीं किया था। और ये कैसा है, अनकंडीशनल ऑर्डर या प्रॉमिस। कंसेप्ट समझ में? सिर्फ सर्टेन पीरियड ये एक चीज है जो हमने हमारे एक्शंस में कवर नहीं की थी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। फिर उसके बाद में फॉर क्या बोले एक बार उसे, कंसिडरेशन।
ये भी हमने एक्शन में कवर नहीं किया था। द अमाउंट शॉल बी सर्टन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, मतलब ऊपर जो सर्टन अमाउंट लिखा हुआ है, द सर्टन सम ऑफ मनी, वही नीचे एक्सप्लेन किया है, द अमाउंट मस्ट बी सर्टन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन। व्हाट इज सर्टन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन? मतलब आप लिख रहे हो कि आई प्रॉमिस टू पे यू ₹10 लाख, ये सर्टन अमाउंट हुआ। 10 लाख क्या हो गया बोले एक बार? सर्टन प्लस 5% इंटरेस्ट। So 5% interest is not certain, but it is capable of being made certain. कंसेप्ट समझ में? तो ये भी चल जाएगा कि 10 लाख प्लस 5%, तो सर्टन एंड कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन। फिर ऑर्डर टू पे क्या होना चाहिए? मनी ओनली। ऐसा नहीं कि 10 लाख के गहने दूंगा, सोना दूंगा, स्टॉक दूंगा, जवाहरात दूंगा। बोलो हाँ या ना? उसके बाद में डिलीवर्ड टू किसको बोले एक बार? उसे पे। तो आप देख सकते हो नीचे के जो फैक्ट्स है वो नॉर्मली हमने हमारे डेफिनेशन में कवर नहीं किया क्योंकि वो सपोर्टिंग फैक्ट्स है। जैसे आप देख सकते हो कंसीडरेशन होना ही चाहिए, ये तो अज्यूम्ड है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दोगे ही तब जब कंसीडरेशन होगा। अमाउंट सर्टन, कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, ऊपर के कैरेक्टर का ही एक्सटेंशन है। मनी ही देना चाहिए, ये भी हमें पता है। और डिलीवर किसको करना चाहिए? पे। जो पेई है, जिसको पेमेंट करना है, उसको डिलीवर होना चाहिए। तो यही अपने कैरेक्टर्स है। एक बार सभी कैरेक्टर्स वापस करके देखता है, ठीक है? और उसके अंदर बचे एक्स्ट्रा भी ऐड करेंगे, ठीक है? एक्स्ट्रा वाले 5 कैरेक्टर ऐड करने। रेडी? इट इज क्या बोले एक बार उसे? इंस्ट्रूमेंट विच इज इन राइटिंग, साइन बाय, मेक, कंटेनिंग अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे सर्टन सम ऑफ मनी। इसके अंदर कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन भी आएगा, हाँ या ना? टू सर्टन person or to his order or to bearer of the instrument, yes or no? Additional certain period, बोलो हाँ ना? उसके एडिशन में और क्या? कंसिडरेशन होना चाहिए, और क्या? डिलीवर होना चाहिए पेई को, और सिर्फ मनी होना चाहिए। 4 चीजें एक्स्ट्रा। क्लियर है? क्या क्या बोले एक बार सब जन वापस से? कंसिडरेशन, पेई को डिलीवर होना चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए एंड मनी होना चाहिए। समझ में आया? आप इतना याद रखो। अगर आपने इतना भी याद रखा तो इसके अंदर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, उसका डेफिनेशन, उसके कैरेक्टर, प्रॉमिसरी नोट, उसका डेफिनेशन, उसके कैरेक्टर, चेक, उसका डेफिनेशन, उसके कैरेक्टर, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन और उसके कैरेक्टर, ऐसे टोटल नियरली 8 क्वेश्चन एक चार्ट में कवर हो जाते हैं। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी पूछा 8 में से, क्या क्या एक बार बोलो? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसका डेफिनेशन, कैरेक्टर, 2 चीजें, बिल ऑफ एक्सचेंज, डेफिनेशन, कैरेक्टर, प्रॉमिसरी नोट, डेफिनेशन, कैरेक्टर, चेक, डेफिनेशन, कैरेक्टर। हालांकि वो डेफिनेशन हम थोड़ी सी सेट करेंगे, 1-2 वर्ड इधर उधर करने हैं, ठीक है? तो सेट करके 8 क्वेश्चन का इकलौता आंसर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सर नो, क्योंकि ये छोड़कर अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मैं चाहूंगा फटाफट इसको लिख के रखिए। गो फॉर इट फास्ट। फटाफट लिखना।
ओके, कंप्लीट कर लो फास्ट। लाइव स्ट्रीम में लिखना हो गया है, कृपया बोल दीजिए लिखना हो जाए तो। सर फर्स्ट टाइम लॉ की क्लास कर रहे हैं तो ये लेक्चर चल जाएंगे क्या? चला लो अब क्या। चलो स्टार्ट करते हैं, फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मई 23 में एग्जाम है तो चला नहीं पड़ेंगे बेटा, फर्स्ट टाइम लॉ की क्लास कर रहे हैं। नवंबर 23 में है तो रेगुलर बैच कीजिए प्लीज, ठीक है। चलो ये चीज आपका कंप्लीट हो गया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन यहां पे खत्म हो गया। अब इसी के अंदर हमको प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक का करना है, इसी के अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट का डेफिनेशन, ठीक है, सब जन साथ में, रेडी 1 2 3 गो। क्या इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज इन राइटिंग साइन बाय, अब यहां पे हम क्या बोलेंगे प्रॉमिसरी नोट के लिए, मेकर के जगह पे प्रॉमिस और, साइन बाय किसने बोले एक बार उसे, प्रॉमिस और, ठीक है, कंटेनिंग अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे सर्टन सम ऑफ मनी टू सर्टन पर्सन और टू हिज ऑर्डर और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कंसेप्ट समझ में? ये प्रॉमिसरी नोट खत्म हो गया। सिर्फ हमने क्या किया, हमने प्रॉमिस और वर्ड ऐड किया एंड प्रॉमिस वर्ड ऐड किया, ऑर्डर वर्ड निकाल दिया। अब इसी को बिल ऑफ एक्सचेंज में कैसे कन्वर्ट करें, सिंपल, वापस से समझें साथ में, रेडी। इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज इन राइटिंग साइंड बाय, साइंड बाय किसने, कौन बनाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर, साइंड बाय किसने, ड्रॉवर, कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर। प्रॉमिसरी नोट इज अ प्रॉमिस बट बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ ऑर्डर। कंसेप्ट समझ में आया है सबको? हाँ है ना, जोर से बोलो इसे ना। टू पे सर्टन सम ऑफ मनी टू सर्टन पर्सन और टू हिज ऑर्डर और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सर व्हाट डू मीन बाय टू द पर्सन और टू हिज ऑर्डर, मतलब मैं एक तो बोल सकता हूं कि पे द मनी टू किसको, टू स्पेसिफिक पर्सन एक्स, टू मिताली फॉर एग्जाम्पल, और टू हर ऑर्डर। अब मिताली ने किसी और का नाम दे दिया, समझो मुक्ता का, तो मिताली का ऑर्डर कौन है, मुक्ता, सो एक तो मिताली को पे करो या उसका ऑर्डर मुक्ता उसको पे करो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मुक्ति सो मुक्ति को, सो और टू कितनी वेरिएशन होने इसके नाम के उसको ही मालूम, ठीक है। सो ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है पक्का? हाँ ना, जोर से बोलो इसे ना। अब चेक का डेफिनेशन, ठीक है, चेक का, चेक में थोड़ा सा टेक्निकलिटी ज्यादा है क्योंकि चेक के अंदर बैंकर इन्वॉल्व है, अकाउंट होल्डर इन्वॉल्व है। एक्चुअली देखा जाए तो चेक इज नथिंग बट बिल ऑफ एक्सचेंज ओनली, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, ठीक है। तो सब जन साथ साथ में, इट इज क्या बोले एक बार उसे, इंस्ट्रूमेंट विच इज इन राइटिंग साइन बाय अकाउंट होल्डर, साइन बाय अकाउंट होल्डर कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर टू द बैंक, क्योंकि आप बैंक को ऑर्डर कर रहे हो ना, आपके पैसे बैंक में है, तो साइन बाय अकाउंट होल्डर कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर टू द बैंक टू पे सर्टन सम ऑफ मनी सर्टन पर्सन और टू हिज ऑर्डर और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। समझ में आया पक्का? एक बार आंखें बंद करके पूरे के पूरे ये एक्शंस करके देखो कि प्रॉमिस कहां पे है, ऑर्डर कहां पे है और किस प्रकार से साइन वगैरह करने वाला कौन है। एक बार आंखें बंद करो, खुद ही एक्शन करके देखो, ठीक है। या लाइव स्ट्रीम में जो बैठे घर के अंदर, तो तुम ऐसे ही एक्शन करके देखो, रूम में अकेले होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, कोई होगा तो और कर हमें हंसने की बात क्या है उसमें। तो ये वाले एक्शन, नालायक भिखारी आदमी, कौन से वाले एक्शन बोला, तो एक बार एक्शन करके देखो, आंखें बंद करो, सच में करके देखो, तीनों चेक बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट आ रहा है क्या, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में आपको वही रीड करना है। हाँ नालायक लोगों, एक्शन करो रे। एक्शन एक्शन एक्शन, फोकस, नहीं डेफिनेशन याद रहेगा तकलीफ हो जाएगी बाद में, एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
एक सेकंड ना, चल डन एवरीबॉडी। हो गया सबका? ओके, एक्शन करके देख लिया सबने, बोलो हाँ है ना एवरीबॉडी? यस सर, नो यस बोलो। ओके अंडरस्टैंड। बिल ऑफ एक्सचेंज पहले ड्रॉवर साइन करके ऑर्डर पास करता है। इफ आई बिल ऑफ एक्सचेंज मैं तुम पे ड्रॉ कर रहा हूं तो आई एम ए ड्रॉवर, मैं बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करूंगा, तुम्हारे ऊपर ड्रॉ करूंगा, यू आर द एक्सेप्टर, फिर तुमने साइन करना है कि यू एक्सेप्ट, फिर वो पेई को देना होता है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती है, प्रोमिसरी नोट में 2 होती है। प्रोमिसरी नोट में यू आर प्रोमिसिंग टू पे मी, बिल ऑफ एक्सचेंज में आई एम ऑर्डरिंग टू पे, आई एम ऑर्डरिंग यू टू पे मी। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं कि तुम मुझे पेमेंट करो, प्रोमिसरी नोट में तुम खुद प्रॉमिस कर रहे हो कि तुम मुझे पेमेंट करोगे। क्लियर है? तो इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज में दोनों पार्टीज का साइन चाहिए, जो ऑर्डर कर रहा है उसका और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसका। प्रोमिसरी नोट में सिर्फ एक ही पार्टी का साइन चाहिए, जो प्रोमिसर है उसका। कंसेप्ट समझ में आया? पक्का आइडिया क्लियर है? चल अब ये अगर डेफिनेशन तुमने याद कर लिए तो आपको एक चीज फटाफट यहां पे बता दूं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोमिसरी नोट, तो प्रोमिसरी नोट में 2 ही लोग हैं। अगर गुड्स परचेस किए हैं भाई साहब बायर ने सेलर से, तो बायर प्रोमिसरी नोट निकाल के सेलर को देता है। बायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोमिसर, या सेलर इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोमिसी। बायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेयर, सेलर इज ऑल्सो कॉल्ड एज पे। क्लियर है कंसेप्ट? उसके बाद में जो नीचे कैरेक्टर प्रोमिसरी नोट का मैंने एक ये देख रखा है एग्जांपल कैसा दिखता है करके, एग्जाम में तो थोड़ा मुश्किल है पूछना। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं, समझ में आ रहा है सबको? जोर से बोलो सर ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाली चीज हम आते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज है तो जरा ध्यान देना, बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। लेट्स गो, पूरा फोकस बोर्ड के ऊपर करना। नाउ व्हाट आई एग्जैक्टली से, स्टेप नंबर वगैरह अब अगर आप देखोगे तो जो सेलर है उसने बैंक से लोन लिया, सेलर ने बैंक से क्या लिया बोले बाद से लोन लिया गुड्स बनाने के लिए, तो उसने गुड्स बना दिए। ये गुड्स स्टेप नंबर 2 में बायर ने खरीदे। स्टेप नंबर 2 में किसने खरीदे बोले बाद से? बायर। स्टेप नंबर 3 में सेलर ने बायर के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, हालांकि पेमेंट बायर ने करना था पर बिल ऑफ एक्सचेंज किसने ड्रॉ किया है बोले बार? सेलर ने। किसके ऊपर ड्रॉ किया है? बायर। स्टेप 4 में बायर ने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके किसको दिया बोले एक बार उसे? सेलर। बिल ऑफ एक्सचेंज बायर ने साइन करके किसको दिया? सेलर। अब सेलर ये बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स कर सकता है बैंक को, दिस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। अब बायर को सेलर को पे करना पड़ेगा या बैंक को पे करना पड़ेगा? सब जन बोलो किसको पे करना पड़ेगा? बैंक। तो सेलर ने बिल एंडोर्स किया बैंक को। इसमें बिल डिस्काउंटिंग भी आता है कि अगर आप 1 लाख रुपए का बिल है तो आप बैंक के पास 5% 10% में डिस्काउंट कर सकते हो कि भैया 90,000 दे दो, 10% आप कमा लो, हाँ है ना? तो ये एंडोर्स हो सकता है या प्रॉफिट भी कमा सकता है। एंड में जब बायर पे करेगा तो किसको पे करेगा बोले एक बार जैसे? बैंक। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर नो। अब इस सिचुएशन में अगर आप देखो तो ही इज अ ड्रॉवर, सेलर इज अ ड्रॉवर। बेटा ध्यान देना, सेलर इज अ ड्रॉवर, बायर इज अ ड्रॉई और द एक्सेप्टर, एंड पे इज द बैंक। पे इज द क्या बोले उसे? बैंक। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस वेरी क्लियरली? फिर आप नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स देखो तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है बिल ऑफ एक्सचेंज के, जो हमने ऑलरेडी इसके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए देख लिए। ठीक है, और फिर आता है चेक। फिर क्या आता है बोले उसे? चेक। नाउ चेक कैसे वर्क करता है बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, पार्टीज को समझते हैं। सबसे पहला अगर आप पॉइंट नंबर 1 ढूंढो तो बायर ने अकाउंट ओपन किया है बैंक में। बायर ने ओपन अकाउंट क्या किया है बोले बाद उसे? बैंक में। फिर बायर ने गुड्स बाय किए सेलर से, बायर ने गुड्स बाय किए सेलर, वहां पे एक सेलर ड्रॉ कर लो अगर ब्लैंक होगा तो। सो बायर ने गुड्स बाय किए कैसे बोले बाद उसे? सेलर। फिर बायर ने चेक इशू किया सेलर को कि भाई साहब ये गुड्स है, इसके खिलाफ का ये कंसिडरेशन है, दैट इज अ चेक। ये चेक सेलर लेके जाएगा किसके पास बोले बाद उसे? बैंक के पास। और बैंक फिर किसको पेमेंट करेगा बोले बाद उसे? सेलर। दिस इज कॉल्ड एज चेक। इट इज नथिंग बट एनीवेज बिल ऑफ एक्सचेंज। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? समझ में आ रहा है पक्का मैं क्या कह रहा हूं? एवरीबॉडी यस और नो? तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। इनके कैरेक्टर तीनों के डिस्कस किए गए हैं, मैंने ऑलरेडी एक्शन के साथ इन कैरेक्टर्स को याद करवाया है। मैं एक बार चाहूंगा कि तीनों के कैरेक्टर्स एक बार से रीड कर लो तो आपको समझ में आएगा कि हमने जो कवर किए, हेडिंग भी रीड किए तो भी समझ में आ जाएगा कि आपने जो कवर किए हैं वही कैरेक्टर्स है। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट।
कैरेक्टर्स के हेडिंग तो भी मैच हो रहे हैं, बोलो हाँ या ना। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि एक क्वेश्चन हमने पढ़ा और वह 8 क्वेश्चन हमारे बन गए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? जोर से बोलो सर नो। तो ये चीज को याद रखिएगा, कैरेक्टर्स होमवर्क करके लिख लीजिए, क्योंकि सभी को वापस से कवर करने में कोई सेंस नहीं है, आप उसको आराम से होमवर्क में रीड कीजिएगा, ठीक है। अब मैं एक वापस चीज के ऊपर जाना चाहता हूं जो थोड़ी सी डिटेल में लेना जरूरी है। तो एक बार मुझे एक बार एक्शन करके वापस से बताइए कौन कौन से कैरेक्टर्स है। रेडी, आर यू रेडी गाइस? चलो 1 2 3 बोलो। क्या है? इट इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज ए राइटिंग साइंड बाय मेकर कंटेनिंग अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर। ये जो अनकंडीशनल है क्या है, बोलो एक बार। अनकंडीशनल, व्हाट डू मीन बाय अनकंडीशनल? उसमें कोई कंडीशन नहीं है। बहुत बढ़िया, मस्त एकदम, बहुत शानदार, तूफान। अनकंडीशनल मतलब उसमें कंडीशन नहीं है। बहुत बढ़िया, अच्छा मेरे को पता ही नहीं था। आई मीन टू से तुम बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते वक्त या बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते वक्त या प्रॉमिसरी नोट प्रॉमिस करते वक्त कोई कंडीशन डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से I will pay you ₹10 crore. दे दो, क्या दे दो? I promise to pay you ₹10 crore if this time there is a 220 mm rain in summer season. ठीक है, ऐसा मैंने कंडीशन डाल दिया कि 220 mm की या 22 mm की अगर बरसात हुई भरे समर में तो मैं तुमको 10 करोड़ दूंगा। क्या इसको प्रॉमिसरी नोट कहा जाएगा? इट इज कंडीशनल। सी, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब देना है, सामने वाले को लेना, उसमें कोई दो मत। इसलिए कंडीशन बिल ऑफ एक्सचेंज या कंडीशनल प्रॉमिसरी नोट ये चलता ही नहीं है। हां, ये चलता इसलिए नहीं है क्योंकि कंडीशन एग्जीक्यूट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। इफ रेन के ऊपर डिपेंड है तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट इज नॉट अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, पर उसमें भी एक थेसिस है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। अब मैंने बोला कि कंडीशनल नहीं होना चाहिए, पर अब मैं खुद ही बोलूंगा उसका एक्सेप्शन भी कंडीशनल हो सकता है। कब कब कंडीशनल हो सकता है, तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कंडीशंस जो है वो दो पार्ट में आप डिवाइड कर लो, अनसर्टन, सर्टन। अनसर्टन कंडीशन मतलब मैरिज। आई प्रॉमिस टू पे यू 10 करोड़ इफ यू गेट मैरिड विद इन नेक्स्ट 5 days। हो जाएगी पक्का कंफर्म? 10 करोड़ मिलने वाले हो तो पहले ही चेक दे दो सर, एक पोस्ट डेटेड, उस भरोसे में तो कंफर्म हो जाएगी शादी। हाँ, सो आई प्रॉमिस टू पे यू ₹10 करोड़ इफ यू गेट मैरिड विद इन 5 days। कौन कौन रेडी है बताओ एक बार जीवन में? 5 दिन भी नहीं, चलो बहुत बढ़िया, शानदार। बैठे बैठे क्या कर सकते, क्या शादी कर रहा है, कुछ और कर रहा है जीवन में? बैठे बैठे कर सकते। बहुत बढ़िया, शानदार। इधर ही बुला लेना, टीम को मत बुला लेना एक आधे पकड़ के, कि 5-6 को बुला ले, कौन रेडी है? 10 करोड़ मिल रहे हैं मेरे पास में, आया ना। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कंडीशनल थिंग। अब तुम मैरिड हो सकते हो, नहीं हो सकते हो, अनसर्टन कंडीशन। दूसरा, कॉलेज कंप्लीशन। आई प्रॉमिस टू पे यू ₹10 करोड़, ठीक है, इफ यू कंप्लीट CA। नहीं जी, इफ यू कंप्लीट CA विद इन नेक्स्ट 3 years। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो मतलब होंगे, कंफर्म होंगे, होना तो है ही। टाइम पीरियड का सर में थोड़ा सा वांदा चलता है जीवन में, बोलो हाँ है ना? सो इट्स कंडीशनल। नेक्स्ट वाला, शिपिंग, कि आई प्रॉमिस टू पे यू इफ सर्टन शिप कम्स विद इन नेक्स्ट 10 days। These are कंडीशनल, ठीक है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर कंडीशन ऐसे है जिसका हैपनिंग नॉन हैपनिंग अनसर्टन है, तो ऐसे सिचुएशन में बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं होते। पर अगर कंडीशन बहुत सर्टन है, बहुत ही ज्यादा सर्टन, बहुत मतलब बहुत सर्टन। मिस्टर सल्लू ने बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट बनाया। मिस्टर सल्लू, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर विवेक, I promise to pay Mr. Vivek ₹10 crores if Ash becomes dead in whenever the Ash becomes dead। whenever the Ash becomes क्या बोले एक बार उसे dead, मैं 10 करोड़ विवेक को दूंगा Ash अगर मर गई तो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, ऐसा किसके बारे में बुरा नहीं बोलते, बट जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है,
जो आया है वो तो जाएगा ही, तो डेथ तो वेरी सर्टन वाला कंडीशन है, जो आया है वो तो निपटेगा ही एक आध दिन, बोलो हाँ या ना। तो अगर जो आया है वो निपट ही जाने वाला है तो सर्टन ही है, तो ऐसे सर्टन कंडीशन के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट वैलिड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रॉमिस टू पे यू ₹1 crore आफ्टर इफ सन राइजेस इन द ईस्ट आफ्टर 50 days। सन हर रोज इसमें राइज हो रहा है, भली कंडीशन है पर सर्टन है ना, आता तो है ना भाई जीवन में, बोलो हाँ या ना। मतलब सीधा सीधा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होगा कि भैया 50 days के बाद में इसको 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए देने के हैं, समझ में आ रहा है। तो कंडीशन अगर सर्टन है तो कंडीशनल बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट भी चल जाएगा, अगर कंडीशन सर्टन है तो, अनसर्टन है तो नहीं चलेगा। क्लियर है कंसेप्ट सबको? जोर से बोले सन नो। तो वही चीज लिखी है, इन केस ऑफ सर्टन जैसे सनराइज, सनसेट, मून राइज, मून सेट, दिस कंडीशंस कैन बी कंसीडर्ड एज वैलिड। मेरे को नहीं पता मून राइज मून सेट होता है क्या, जो भी है ठीक है, मैं चाहूंगा लिख लो इसको। हंसने को क्या है इसमें? मेरे इंग्लिश का मजाक उड़ाते हो यार तुम, हट। लिख लिया सबने? पक्का डन? ओके, तो कंडीशनल बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट चल जाएगा। तो बच्चों बोले एक बार जो से यस। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अरे बोलो। चल, अब इसके बाद में हम थोड़ा एक इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर जा रहे हैं, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज क्रॉसिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज चेक एंड चेक का क्रॉसिंग। चेक का क्या बोले एक बार उसे? क्रॉसिंग। अच्छा, उसके बीच में बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट और चेक का डिफरेंस दिया है, वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कभी अगर आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस दिया तो आपको आना चाहिए। तो नियरली हमारे 1 2 3 डिफरेंसेस एक ही इसमें कवर हो सकते हैं, ठीक है, और आपको क्लैरिटी भी आएगी। रेडी, लेट्स गो। पहला इंटेंशन, ठीक है, बनाने के पीछे का इंटेंशन क्या है? प्रॉमिसरी नोट के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? प्रॉमिस। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या इन्वॉल्व है? ऑर्डर। चेक में भी क्या इन्वॉल्व है? ऑर्डर, बिकॉज चेक इज नथिंग बट बिल ऑफ एक्सचेंज। सेकंड वाला लाइबिलिटी ऑफ द मेकर। लाइबिलिटी ऑफ द मेकर, प्रॉमिसरी नोट में मेकर कौन होता है बच्चों? प्रॉमिसरी नोट में मेकर कौन होता है? प्रॉमिसो, उसकी लाइबिलिटी प्राइमरी है सेकेंडरी है? प्राइमरी। बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर कौन होता है? सब जन बोलो कौन होता है? ड्रॉवर। पर ड्रॉवर की लाइबिलिटी प्राइमरी होती है या एक्सेप्टर की प्राइमरी होती है? एक्सेप्टर की प्राइमरी, ड्रॉवर की सेकेंडरी। तो यहां लिखा है देखो सेकेंडरी लाइबिलिटी होगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? और चेक में, चेक में बैंक की लाइबिलिटी प्राइमरी, तुम्हारी लाइबिलिटी अकाउंट होल्डर की सेकेंडरी। क्लियर? क्योंकि तुम ही ड्रॉवर हो एज ए बिल ऑफ एक्सचेंज। बोलो हाँ है ना? नेक्स्ट वाली चीज, रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। प्रॉमिसरी नोट में रिलेशन पार्टीज के बीच में होता है
यस, क्योंकि दो ही पार्टीज है, डायरेक्ट रिलेशन है। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टर का पेई से कोई रिलेशन होना जरूरी है क्या? नहीं। उसके बाद में चेक में भी आपका पेई से कोई रिलेशन होना जरूरी है? नहीं, एज सच कोई जरूरत नहीं होती, इमीडिएट रिलेशन होने की जरूरत नहीं है। पेमेंट टू सेल्फ, क्या प्रोमिसरी नोट सेल्फ पेड हो सकता है? आई प्रॉमिस टू पे माई सेल्फ, इधर की जेब से निकालूंगा, इधर की जेब में डालूंगा, तो क्या ये प्रोमिसरी नोट हो सकता है ना? मस्त, बहुत बढ़िया, शांत, मतलब हो सकता है सर, क्या प्रॉब्लम है, खेलते बैठे जीवन में। सो बेसिकली प्रोमिसरी नोट सेल्फ पेड नहीं हो सकता, पर बिल ऑफ एक्सचेंज सेल्फ पेड हो सकता है क्या? आई ऑर्डर टू पे, आई ऑर्डर यू टू पे मी, मैं ड्रॉवर हूं ना, सो आई ऑर्डर यू टू पे मी, सेल्फ पेड है। ओके, चेक भी सेल्फ पेड हो सकता है क्या? हाँ, वो लोग तो देते हैं बैंक में सेल्फ पेड चेक, समझ में आ रहा? अकाउंट से अमाउंट विड्रॉ करने के लिए तो सेल्फ पेड चेक चलता ही है ना, बुरे सर ना। नीचे पार्टीज टू इंस्ट्रूमेंट, प्रोमिसरी नोट में कितने पार्टीज होते हैं बच्चों? सब जन जोर से बोलो, 2। बिल ऑफ एक्सचेंज में मिनिमम 3, प्रोमिसरी नोट में भी मिनिमम, चेक में भी मिनिमम 3। नेक्स्ट वाला कंडीशनल, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कंडीशनल नहीं चलेगा अनलेस कंडीशन इसके वाले बारे से सर्टन। अभी डिफरेंस नहीं हुआ, ये सिमिलैरिटी हो गई, क्लियर है कंसेप्ट? नीचे नोटिस ऑफ डिसऑनर, मुझे तो प्रॉमिसरी नोट में 2 ही लोग हैं, ठीक है, मैंने प्रॉमिस किया तुमको मैं पैसे दूंगा, तुम मांगने आए, मैंने बोला भग यहां से। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने डिसऑनर किया, हम दोनों एक दूसरे को नोटिस देते बैठेंगे क्या? मैंने डिसऑनर किया तो मेरे को तूने किया, ऐसा हुआ क्या? तो प्रॉमिसरी नोट में नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं लगता, प्रॉमिसरी नोट में नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं लगता। बिल ऑफ एक्सचेंज में लग सकता है क्या? बिकॉज आई ऑर्डर यू टू पे हिम, ठीक है, फिर उसने आगे इंडोर्स किया, उसने बल्टे को इंडोर्स किया, क्लियर है, और फिर वो पेमेंट लेने आया, मेरे को कैसे पता चलेगा कि तुमने उसको पेमेंट नहीं दिया? समझ में आया? तो नोटिस ऑफ डिसऑनर लगेगा, चेक में भी नोटिस ऑफ डिसऑनर लगेगा। कंसेप्ट समझ में आया? नीचे वाला नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, डिसऑनर हुआ तो नोटिंग प्रोटेस्टिंग करते हैं, आगे मैं बताऊंगा नोटिंग प्रोटेस्टिंग क्या होता है डिसऑनर के केस में, ठीक है। उसके नीचे अगला इन्वॉल्वमेंट ऑफ बैंकर, बैंकर इन्वॉल्व होता है या नहीं? तो मुझे एक बार बताओ, प्रॉमिसरी नोट में बैंकर है क्या? नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज में है क्या? नहीं। चेक में है क्या? यस। नीचे ग्रेस डेज, मुझे बताओ 3 ग्रेस डेज ऐड कर दो, तुमने अकाउंटिंग किया है बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट का, 3 ग्रेस डेज ऐड करते हैं ना, तो मुझे बताओ प्रॉमिसरी नोट में ऐड करते हैं? यस। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐड करते हैं? यस। चेक में नहीं, चेक डेटेड रहता है। नीचे पेबल ऑन डिमांड, प्रॉमिसरी नोट ऑन डिमांड पेबल हो सकता है? यस, हो सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज? यस। चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, क्योंकि चेक जो डेट लिखे उसी दिन से कैश हो सकता है। नेक्स्ट वाला स्टैंपिंग, प्रॉमिसरी नोट स्टैम्प करना जरूरी है? यस। बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर स्टैम्प होना जरूरी है? यस। चेक के ऊपर नहीं, कोई जरूरत नहीं, चेक इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वैलिड इंस्ट्रूमेंट। क्रॉसिंग, प्रॉमिसरी नोट ऊपर क्रॉसिंग करते ना अकाउंट पे ही, तो प्रॉमिसरी नोट के ऊपर लिखना पड़ता है अकाउंट पे? नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज? नहीं, चेक के ऊपर लिखना पड़ता है। समझ में आया? एक बार डिफरेंस चाहिए तो वापस से रीड कर लो, यहां पे तीनों का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। 3 बज भी गए, 3 ही बजे ना लग लो, पिछले आधे घंटे से 5 मिनट खत्म हुए सर। हाँ बराबर है ना? चलो डन। तुमको ना ये रीड करना है, ये जो डिफरेंस दिया है ना, क्या चलता रहता है? अरे मैं टीचर हूं, मेरी सुनो, मैं बोल रहा हूं ये डिफरेंस तुमको रीड करने का है, वो छोड़ के सब, वो एक उठ के गई बाकी सब। अच्छा ऐसा किया, ये 2-3 भी शुरू कर दे जरा। अच्छा शुरू है क्या? बंद कर दे फिर। अरे क्या में लोग पढ़ो उसको डिफरेंस को। रेड करना हो जाए डन बोल दीजिएगा प्लीज।
डन है एवरीबॉडी? रीड करना छोड़ के सब चल रहा है जीवन में। ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा अच्छे से। नाउ आई एम गोइंग फॉर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग। दैट इज कॉल्ड एज क्या लिखवा उसे? क्रॉसिंग। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, चेक के केस में ये सब क्रॉसिंग बहुत काम के और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, दो या तीन ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में है, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्रॉसिंग्स ऑफ द चेक, होल्डर इन ड्यू कोर्स, डिसऑनर। ठीक है, बाकी छोटे मोटे एंडोर्समेंट ऐसे बहुत सारे हैं जिनके ऊपर कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसका मार्किंग आपको कर दूंगा, डोंट वरी। सबसे पहले क्रॉसिंग। नॉर्मली आपने जब चेक देखा होगा तो लोग उसको क्रॉस करके देते हैं। अब क्रॉसिंग अलग अलग टाइप के होते हैं। द फर्स्ट क्रॉसिंग इज कॉल्ड एज नॉर्मल क्रॉसिंग। कौन सा क्रॉसिंग बोले एक बार उसे? नॉर्मल। सेकंड इज कॉल्ड एज कौन सा क्रॉसिंग? स्पेशल। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? व्हाट इज नॉर्मल क्रॉसिंग? प्लीज डू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। नॉर्मल क्रॉसिंग के 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4। जब आप चेक के ऊपर, चेक के कॉर्नर में, चेक कहां क्रॉस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली इफ दिस इज अ चेक तो हम लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर में उसको क्रॉस करते हैं। ठीक है, सो नॉर्मली चेक क्रॉस अगर आपको करना है तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो? 2 ओपन लाइंस आप मार सकते हो, सिर्फ 2 ओपन लाइन। आपने चेक के ऊपर 2 ओपन लाइन मारे और आपने उसके अंदर कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऐसा पर्सन जिसके नाम से चेक दिया गया है, स्पेसिफिकली इंडिविजुअल, ठीक है, ऐसा पर्सन जिसके नाम से चेक दिया गया है, बस वही पर्सन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट दिखा के इस चेक को एक तो कैश कर सकता है, नहीं तो इसको अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है। इट मींस कि जिसका नाम लिखा है वो इस चेक को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। वो चाहे तो उसको कैश कर ले बैंक में जाके या किसी और के अकाउंट, मतलब खुद के अकाउंट में डिपॉजिट कर ले, बट बाकी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद में इस क्रॉसिंग के अंदर, ब्लैंक क्रॉसिंग मैंने किया था, नॉर्मल 2 लाइंस क्रॉसिंग, उसके अंदर मैंने लिख दिया एंड कंपनी। क्या लिख दिया? एंड कंपनी। इसका मतलब यह है ये चेक सिर्फ आर्टिफिशियल पर्सन के अकाउंट में ही एक तो डिपॉजिट होगा, वरना आर्टिफिशियल पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव ही इसको कैश करेगा। जैसे मैंने लिखा चेक के ऊपर दिखाना पड़ेगा कि आप इंडिविजुअली कौन हो, कंपनी का आपके तरफ क्या लेटर है, कंपनी का आपको आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, कंपनी आपके लिए कैसे वर्क करती है, और फिर ही कंपनी के नाम पे आप इसको कैश कर सकते हो। फिर आपने अगर चेक को क्रॉस किया और क्रॉसिंग में लिख दिया अकाउंट पे ही, क्या लिख दिया बोले एक बार उसे? अकाउंट पे ही। इसका मतलब यह है ये चेक डायरेक्टली सिर्फ अकाउंट में ही डिपॉजिट होगा, इंडिविजुअल हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, डजंट मैटर। इंडिविजुअल आर्टिफिशियल पर्सन जिसका भी नाम लिखा है सिर्फ उसके अकाउंट में जाएगा, ये कैश नहीं होगा। ये क्या नहीं बोलेगा? कैश। पहले 2 चेक में कैश का ऑप्शन था, ठीक है, और बेरर में भी होता है। बेरर में क्रॉसिंग ही नहीं किया, चेक मतलब ऊपर क्रॉसिंग छोड़ दिया है, तो बेरर भी कैश हो सकता है। नेक्स्ट चौथा वाला नॉन निगोशिएबल क्रॉसिंग। व्हाट इज नॉन निगोशिएबल क्रॉसिंग? इसको बच्चे बहुत कंफ्यूजन तरीके से लेते हैं, बहुत सारे लोग इसको गलत समझते हैं, तो जरूर कृपया ध्यान देना। जब मैं कहता हूं नॉन निगोशिएबल क्रॉसिंग तो बच्चों को लगता है, सबको लगता है कि नॉन निगोशिएबल मतलब ये चेक ट्रांसफर नहीं हो सकता। प्लीज डू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है कि नॉन निगोशिएबल मतलब ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये ट्रांसफर हो सकता है, जरूर हो सकता है। ठीक है, आप किसी और को ये चेक दे सकते हो, पर सिर्फ एक चीज, आप खुद से ज्यादा बेटर टाइटल उसको नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने चेक दिया मिताली को, चोरी कर लिया मुक्ति ने। किसने चोरी कर लिया बोले एक बार? मुक्ति ने। मुक्ति ने ये चेक तुमको दिया और चेक के ऊपर नॉन निगोशिएबल लिखा है। मुक्ति का टाइटल चोरी का है, जोर से बोले सर। नो, चोरी का है तो तुम्हारा भी टाइटल चोरी का ही रहेगा। भले उसने चेक तुम्हें एंडोर्स किया हो, वो खुद से ज्यादा बेटर टाइटल तुम्हें नहीं दे सकती। उसका चोरी का चेक है, तुम्हारा टाइटल भी चोरी का ही रहेगा, चेक तुमसे इनकैश नहीं हो पाएगा। लेकिन यही अगर अकाउंट पे रहता तुम अकाउंट में डाल सकते थे, यही अगर एंड कंपनी या नॉर्मल क्रॉसिंग रहता तुम उसको कैश कर सकते थे। पर जब तुमको नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग का चेक तुम्हारे हाथ में आया ना, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि लास्ट वाले पर्सन का टाइटल सही है क्या देखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नो, अदरवाइज इस चेक को तुम किसी भी तरीके से कैश या डिपॉजिट नहीं कर सकते। नॉर्मली नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग के अंदर आपको बैक ट्रेस करना बहुत जरूरी है कि कहीं चेक के अंदर कोई डिफॉल्ट या बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट में कोई डिफॉल्ट नहीं है करके। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्लियरली? नॉन नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफर हो सकता है, सिर्फ बेटर टाइटल नहीं जा सकता। कंसेप्ट समझ में आया पक्का? एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्लियरली? बोलो हाँ या ना। चलो, ये क्रॉसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन नेगोशिएबल। आगे होल्डर इन ड्यू कोर्स में काम में आएगा। ये होल्डर इन ड्यू कोर्स का ये एक्सेप्शन है नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग, आई विल टेल यू उस वक्त।
अब ये सभी क्रॉसिंग्स को हम कहते हैं नॉर्मल क्रॉसिंग। कौन सा क्रॉसिंग कहते हैं सब क्रॉसिंग्स को? नॉर्मल। इन्हीं क्रॉसिंग्स को हम स्पेशल क्रॉसिंग का दर्जा दे देते हैं अगर इसके साथ बैंक का नाम ऐड कर दिया जाए। जैसे देखो, नॉर्मल क्रॉसिंग था 2 ओपन लाइंस, बोलो हाँ या ना, एवरीबॉडी बोलो हाँ या ना। इसी के अंदर अगर मैंने बैंक का नाम ऐड कर दिया, आइचा आए बैंक, तो स्पेशल क्रॉसिंग हो गया। इसका मतलब क्या है कि जिसका नाम चेक के ऊपर लिखा है वो इस चेक को कैश कर सकता है या अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है, पर ये सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू ही कर सकता है। ये किसके थ्रू कर सकता है? सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक। एक तो तुम उसको कैश करो या आईसीआईसीआई बैंक के ही अकाउंट में डिपॉजिट करो। ये नॉर्मली बैंक खुद के बिजनेस बढ़ाने के लिए प्रमोट करती है चेक्स को, कि खुद का बिजनेस बढ़े। अब जैसे मैं एचडीएफसी का कस्टमर हूं, मैंने तुमको चेक दिया, ब्रैकेट में क्रॉसिंग में लिख दिया एचडीएफसी बैंक, तो तुम उस चेक को सिर्फ एचडीएफसी से ही कैश कर सकते हो, या तुम्हारा अकाउंट एचडीएफसी में तुम्हें खोलना पड़ेगा तभी आप उसको डिपॉजिट कर सकते हो। क्लियर है सबको? हाँ है ना। दूसरा हमारा क्रॉसिंग था एंड कंपनी, नॉर्मल एंड कंपनी क्रॉसिंग था, बोलो हाँ है ना। अब ये चेंज होकर मैंने एंड कंपनी प्लस बैंक का नाम लिख दिया, एंड कंपनी प्लस बैंक। इसका मतलब क्या होगा? ये चेक सिर्फ आर्टिफिशियल पर्सन ही कैश या अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, और वो कैश या अकाउंट डिपॉजिट सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक में ही होगा। कंसेप्ट समझ में? दूसरे नहीं, आप एसबीआई में लेके जाओगे नहीं चलेगा, आप एचडीएफसी में लेके जाओगे नहीं चलेगा, कहां चलेगा? सिर्फ आईसीआईसीआई। तीसरा क्रॉसिंग है अकाउंट पे ही और आईसीआईसीआई बैंक। ये सबसे सेफेस्ट क्रॉसिंग है, सबसे सेफेस्ट। पहले तो चेक अकाउंट में ही जाएगा और अकाउंट में ही आईसीआईसीआई बैंक के ही जाएगा। सबसे सेफेस्ट क्रॉसिंग, इसमें मतलब दो मत की कोई दिक्कत ही नहीं है। और चौथा नॉन निगोशिएबल क्रॉसिंग साथ में बैंक का, मतलब भाई साहब ये बैंक अकाउंट में ही जाएगा, ऊपर से अगर टाइटल क्लियर रहा तो ही जाएगा। सेफेस्ट में भी सेफेस्ट, सेफेस्ट में भी मतलब बेकार। नॉन निगोशिएबल मतलब पहले टाइटल क्लियर कर लो, बैंक इसको डिपॉजिट करने के पहले इसका टाइटल क्लियर कर लेगी कि कहां से आया है, और फिर ही बैंक उसको डिपॉजिट करेगी, वो भी सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो दीज आर कॉल्ड स्पेशल क्रॉसिंग। मतलब नॉर्मल क्रॉसिंग में बैंक का नाम ऐड कर दो तो स्पेशल हो जाएगा। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो एक बार सर नो। सो अब इन क्रॉसिंग्स के हिसाब से अब देखो, ऑल द फीचर्स ऑफ नॉर्मल क्रॉसिंग रिस्पेक्टिवली एज इट इज, प्लस चेक कैन ओनली बी विड्रॉन और डिपॉजिटेड टू आईसीआईसीआई बैंक। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर नो। अब इसमें एक और सवाल आता है, समझो समझो। मैंने तुमको 2 ब्लैंक लाइन वाला चेक क्रॉस करके दे दिया, 2 ब्लैंक लाइन वाला, क्या तुम इसके अंदर खुद होकर अकाउंट पे ही लिख सकते हो? अगर तुमको सेफ्टी चाहिए तो तुम लिख सकते हो क्या? तो चेक अगर मैंने नॉर्मली क्रॉस किया है और तुमको आगे लगता है कि इसके अंदर एडिशन करके मैं इसको स्पेशल क्रॉसिंग में लेके जाऊं या कुछ नॉन निगोशिएबल ऐड कर दूं या कुछ ऐड कर दूं, तो तुम इसको कर सकते हो, प्रोवाइडेड चेक के ऊपर कोई कटपीट नहीं होना चाहिए। मतलब मैंने सिर्फ 2 सिंपल लाइन मारी है, तुम उसके बीच में अगर प्रॉपरली लिखते हो अकाउंट पे ही तो सही है, लेकिन मैंने लिखा है कि भैया अकाउंट पे ही ऑलरेडी, तुमने अकाउंट पे ही काट के उसके ऊपर लिखा नॉन निगोशिएबल, तो नहीं चलेगा। कटना कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी कटना अच्छी बात नहीं होती है, तो कटना कुछ नहीं चाहिए। आप बिना काटे अगर उसके ऊपर कोई चेंजेस कर सकते हो तो कीजिए, तो चलेगा, अदरवाइज ये चलेगा नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। एवरीबॉडी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली? चलो मैं चाहूंगा इसको ड्रॉ करके रखिए फटाफट फटाफट, तुरंत से भी पहले।
लिखना हो गया पक्का? चलो कंप्लीट करो फर्स्ट। सबका हो गया? कितने का बाकी है हाथ रेस करो प्लीज। ओके चलो कंप्लीट इट फास्ट। आगे बढ़ू? नहीं हुआ लगता? हुआ ही नहीं हुआ है सर? वो ना वो क्या चल कर रहा है? हुआ नहीं हुआ बोलो फास्ट। हो गया पक्का? चल रहा है जीवन में। चलो ठीक है डन। अब हम क्रॉसिंग्स ऑफ चेक देख लिया। अब क्रॉसिंग ऑफ चेक में आप देखोगे यहां पे तो उन्होंने क्रॉसिंग ऑफ चेक दोनों दी है आपकी बुक में, ठीक है। और नीचे क्रॉसिंग आफ्टर इशू भी लिखा हुआ है, जो मैंने आपको मेंशन किया था ना कि अगर चेक नॉर्मली क्रॉस है तो तुम उसको स्पेशली कर सकते हो, तो वो यहां पे मेंशन किया क्रॉसिंग आफ्टर इशू, ठीक है, कि आप ये कर सकते हो बट कुछ खराब नहीं होना चाहिए। इट शुड बी विदाउट रबिंग एनीथिंग और विदाउट कटिंग एनीथिंग। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को याद रखना। नीचे अच्छा सोचा करो रे कभी जीवन में एक आधी बार। नीचे पेमेंट ऑफ द चेक क्रॉस जनरली और स्पेशली। अब ये छोटे छोटे पैराग्राफ्स है जिनके अंदर बोला गया है कि भाई साहब बैंकर की लायबिलिटी क्या है और जिसने चेक दिया उसकी लायबिलिटी क्या है। तो इसके साइड में आप छोटे छोटे सेंटेंसेस में इन पूरे पैराग्राफ्स की मीनिंग लिख के रखिए, ठीक है। तो इससे आपको इजी जाएगा जब भी आप इसको पढ़ोगे उसको रिवाइज करने के लिए। तो यहां पे लिखना पेमेंट ऑफ चेक क्रॉस जनरली और स्पेशली, उसके साइड में लिखना इट इज अ ड्यूटी ऑफ बैंकर, it is a duty of banker, it is the duty of the banker to pay the checks as per their crossing, and specially cross check shall be paid by that banker only, full stop। उसी को आगे कंटिन्यू करना नीचे के पैराग्राफ के लिए, सिर्फ नीचे के पैराग्राफ में लिखना हो पॉइंट नंबर 2 करके। पेमेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ क्रॉस चेक लिखना। इफ बैंकर पेज इट एज पर द क्रॉसिंग, if banker pays it
as per the crossing, banker pays it as per the crossing, then banker will not be liable for any problem. Then banker will not be liable for any problem afterwards. Banker will not be liable for any problem afterwards. मतलब बैंकर ने एज पर क्रॉसिंग पे कर दिया तो बाद में लाइबल नहीं रहेगा. उसके नीचे के पैराग्राफ के लिए पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स के लिए देखो, पेमेंट इन ड्यू कोर्स मतलब जो आपने क्रॉसिंग किया उसके हिसाब से पे किया. पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स मतलब जो क्रॉसिंग किया है उसके हिसाब से पे नहीं किया. सो पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स के साइड में इफ बैंकर डज नॉट पे इट एज पर क्रॉसिंग, इफ बैंकर डज नॉट पे इट एज पर क्रॉसिंग, if banker does not pay as per crossing, then banker will be liable, then banker will be liable to the account holder and true owner, to the account holder and true owner of the check, of the check. लिख लिया सबने. उसके नीचे नॉन नेगोशिएबल लिखा है, सबको दिख रहा है. नॉन नेगोशिएबल के साइड में लिखो, नॉन नेगोशिएबल चेक्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, नॉन नेगोशिएबल चेक्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल. It's just that endorser cannot transfer better title, endorser cannot transfer better title, then he himself have, then he himself have. Then he himself have. Full stop. ओके अब उसके नीचे एक केस लिखा है, ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कंपनी वर्सेस लंडन एंड कंट्री बैंकिंग कंपनी. ये केस को एक बार पढ़ लो, नॉन नेगोशिएबल के लिए इंपॉर्टेंट केस लॉ है तो उसको पढ़ लो. उसमें भी सेम चीज लिखी है कि बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं हो सकता. बोर्ड के ऊपर केस है, कृपया एक बार रीड कर लो. गो फॉर इट फास्ट. डन. पढ़ लिया सबने केस. चलो बहुत बढ़िया. सेम चीज बोली है जो मैंने आपको मेंशन की. ओके उसके बाद में नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर आ जाओ, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अनक्रॉस चेक. अगले वाले पेज के ऊपर है, उसकी साइड में लिखना, बैंकर विल नॉट बी लायबल फॉर पेमेंट ऑफ अनक्रॉस चेक, बैंकर विल नॉट बी लायबल फॉर पेमेंट ऑफ अनक्रॉस चेक, बैंकर विल नॉट बी लायबल फॉर पेमेंट ऑफ अनक्रॉस चेक. Banker will not be liable for payment of क्या बोले बाद उसे uncrossed check. Or it becomes forced, etc. Or it becomes forced, etc. Full stop.
उसके नीचे लिखा है नेक्स्ट एक पैराग्राफ छोड़ के, प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ क्रॉस चेक, उसके साइड में लिखना एज बैंकर पेज द चेक एज पर द क्रॉसिंग, एज बैंकर पेज द चेक एज पर द क्रॉसिंग, as banker pays the check as per the crossing, he will not be liable, he will not be liable for wrong crossings made by, for wrong crossings made by account holder or wrong payments made through it. Sure, done. अब उसके नीचे चेक पेबल टू ऑर्डर और बेयरर लिखा हुआ है, उसको एक बार रीड कर लो, छोटे छोटे कंसेप्ट है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो एक बार रीड कर लो फास्ट। सीएमए के लेक्चर्स बेटा शोभा नियरली अपने मार्च मिड में शुरू होंगे और टेंटेटिवली वो अप्रैल मिड तक के खत्म हो जाएंगे, अप्रैल मिड भी नहीं, मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएंगे सीएमए के एक्स्ट्रा टॉपिक के लेक्चर्स। रीडिंग हो गया सबका? पक्का बोलो हाँ है ना? चलो डन। ओके, उसके बाद में आपको डिमांड ड्राफ्ट का डेफिनेशन दिखेगा, दैट इज अ बैंक ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट देखा है कभी? बोलो हाँ है ना? ओके, नॉर्मली अभी तो आपको जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह आईसीआई के सब इलेक्ट्रॉनिक हुए हैं। बोलो हाँ है ना? ऑनलाइन ही आप रजिस्टर कर सकते हो, ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हो। हमारे वक्त जब हम रजिस्टर करते थे, एग्जाम फॉर्म भरना है कि या फिर क्या भी रजिस्ट्रेशन करना है, तो हर बार बैंक में जाके डीडी बनाना पड़ता था। कभी बनाए जीवन में डीडी देखा है? हाँ, मतलब काइंड ऑफ चेक, पर उसके अंदर मतलब सिंपली क्या बात होती है, तुमने बैंक को पैसे देने हैं और बैंक को बोलना है कि मेरे को एक चेक बना के दे, जिस चेक के ऊपर नाम फिक्स होगा, अमाउंट फिक्स होगा, सब कुछ फिक्स होगा। सिर्फ ये चेक एक बैंक इशू कर रही है इंस्टीट्यूशन को या दूसरे पर्सन को कि उसी बैंक में जाके वो कैश कर पाए। ठीक है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का यहाँ के ब्रांच ने एक डीडी दिया आईसीआई के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के लिए, मेरे रजिस्ट्रेशन फीस का फॉर एग्जांपल, तो आईसीआई उसको कैश करवा सकता है आईसीआईसीआई बैंक के दिल्ली ब्रांच से। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? दैट इज कॉल्ड डिमांड ड्राफ्ट, पर आजकल इसकी ज्यादा जरूरत नहीं, धीरे धीरे आउटडेट हो जाने वाला है ये। तो डिमांड ड्राफ्ट के रिगार्डिंग उन्होंने प्रोविजंस लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा पेंडिंग रखिएगा फॉर फ्यू टाइम। ठीक है, उसके बाद में मैं आ रहा हूं नीचे इसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस के ऊपर। दिख रहा है सबको? यस ना? चलो वो अब देखना, उसके नीचे एक डायग्राम दिया है 4.14 पे। इस डायग्राम से मैं आपको मेंशन करता हूं कि एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए। पहली बात तो व्हाट डू मीन बाय एक्सेप्टेंस बच्चों? व्हाट इज एक्सेप्टेंस? बोलो क्या होता है एक्सेप्टेंस? अबे शीए इंटर के बच्चों, व्हाट इज एक्सेप्टेंस? हाँ हाँ बोलना होता है क्या? बहुत बढ़िया, जो तुम्हारे साथ नहीं हुआ ना। ओके, व्हाट इज एक्सेप्टेंस? बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। जब मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज आपके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं, इफ आई एम अ पर्सन, मैंने आपके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, तो आई एम अ ड्रॉअर एंड यू आर अ एक्सेप्टर। बोलो हाँ या ना? तो यू आर एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस, कि तुम पेमेंट के लिए एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, अब एक्सेप्टेंस कैसे होना चाहिए? मस्ट बी इन राइटिंग।
लिख के बोलना है कि आई प्रॉमिस टू पे, या तो फिर मैंने ऐसे आई ऑर्डर टू पे यू, तो तुमने लिख के वहां पे देना है यू साइन दैट कि यस यू एक्सेप्ट टू पे, ठीक है, इट शुड बी इन राइटिंग। दूसरा साइंड बाय मेकर, साइंड बाय किसने बोले एक बार उसे, मेकर। प्रॉमिसरी नोट में मेकर साइन करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर साइन करेगा और एक्सेप्टर साइन करेगा। तीसरा एक्सेप्टेंस कैन बी ऑन द फ्रंट एज वेल एज बैक, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज के फ्रंट पे भी आप एक्सेप्टेंस दे सकते हो, प्रॉमिसरी नोट के फ्रंट पे, या फिर पीछे भी दे सकते हो बैक। अच्छा दूसरे भिखारी। चौथा द एक्सेप्टेंस मस्ट बी डिलीवर्ड, एक्सेप्टेंस ये आपने देने के बाद पेई को बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक डिलीवर करना जरूरी है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में लास्ट कैरेक्टर देखा था शुड बी डिलीवर्ड टू पेई। ऐसा नहीं कि आपने एक्सेप्टेंस दे दिया और खुद ही के पास बिल ऑफ एक्सचेंज रख लिया, अरे मैंने तो एक्सेप्ट किया था, सो इट शुड नॉट एक्सेप्ट लाइक दिस। नेक्स्ट वाला इट मस्ट बी अनकंडीशनल, आप एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशन डाल नहीं सकते, ठीक है, सर्टेन भी रहा तो भी डाल नहीं सकते, क्योंकि मैं ड्रॉवर हूं, मैंने आपके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, तुम एक्सेप्टेंस के लिख रहे हो सब्जेक्ट टू, ठीक है, तो भी वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। सब्जेक्ट टू डेथ ऑफ द ड्रॉवर, ड्रॉवर ही मर जाए तो ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, जोर से बोले एक बार सर ना। सो ये एक्सेप्टेंस के कुछ कंडीशंस है, इन्हीं चीजों को ऊपर पॉइंट वाइज फॉर्म में दिया है, आप देख सकते हो। पहला इट मस्ट बी इन राइटिंग, सिंपल है। दूसरा साइंड, सिंपल है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी ऑन बिल, ये खास है, इसको स्टार मार्क करके रखो। बिल के ऊपर फ्रंट में, बैक में, कहीं पे भी हो सकता है। इसके ऊपर केस स्टडी भी आपको पूछा जा सकता है कि एक्सेप्टेंस ऑन द बिल मतलब कहां पे एक्सेप्टेंस देना चाहिए, फ्रंट में, बैक में, कहां पे, ठीक है। उसके बाद में कंप्लीटेड बाय डिलीवरी, एक्सेप्टेंस से डिलीवरी से कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इधर जनरल और क्वालिफाइड, मतलब कंडीशनल नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेंस जनरली और क्वालिफाइड वे में दे सकते हो। स्पेसिमेन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनर, मतलब बेसिकली आप किस प्रकार एक्सेप्टेंस दे सकते हो वो चीजें बोली गई है। तो जितना मैंने समझाया वही चीज दी है, आप चाहो तो एक बार उसको रीड कर सकते हो, मतलब यहीं के यहीं कंप्लीट हो जाएगा। गो फॉर इट फास्ट, फटाफट रीड कर लो। पहले 2-3 छोड़ देना ऑन द बिल के बाद बाय कंप्लीशन ऑन डिलीवरी, कंप्लीशन ऑन डिलीवरी से रीड कर लेना। गो फॉर इट फास्ट। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है या नहीं? चलो डन एवरीबॉडी, पक्का रीडिंग हो गया है? ओके नेक्स्ट। सो एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने के बाद में वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट वाली चीज, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के उन्होंने एग्जांपल दिए, मतलब कंडीशनल एक्सेप्टेंस के एग्जांपल दिए हैं, वो कृपया होमवर्क में एक बार रीड करना तो आपको और चीजें समझ में आएगी, ठीक है। नीचे आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट चीज जो है एंडोर्समेंट, ठीक है। और आप एंडोर्समेंट के लिए कृपया आ जाइए। हाँ, ऑन द पेज नंबर
4.18 दिख रहा है सबको? 4.18 पे एंडोर्समेंट दिख रहा है? बोलो हाँ है ना? टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट लिखा हुआ होगा, टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट सेक्शन दिख रहा है सबको? यस और नो? पहली चीज तो आप ये समझिए, व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय एंडोर्समेंट? व्हाट इज एंडोर्समेंट? व्हाट इज एंडोर्समेंट? आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, आपके नाम से है, आप किसी को ट्रांसफर करना चाहते हो तो उसे एंडोर्समेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोर्समेंट। जरा गौर से लिखिएगा, विद द फॉर्मेट एक्सप्लेन करूंगा कि प्रैक्टिकली कैसे एंडोर्समेंट होता है। एंडोर्समेंट ट्रांसफर ऑफ नॉट ओनली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बट ऑल्सो द वैलिड टाइटल इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया, उस इंस्ट्रूमेंट का वैलिड टाइटल, ओनरशिप भी हम इसके अंदर दे रहे, प्रॉपर्टी ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ट्रांसफर कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया, समझो करण जोहर ने, ठीक है, 1 जून 2025 को करण जोहर ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया, स्टैम्प किया। आई मिस्टर करण ऑर्डर मिस्टर वरुण टू पे ₹1 करोड़ टू मिस आलिया आफ्टर 3 months। ठीक है, करण जोहर ने वरुण को ऑर्डर किया कि आलिया को 3 महीने के बाद में 1 करोड़ देने के हैं। इधर करण ने साइन किया, नीचे वरुण ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस हो गया। ठीक है, एकदम करण ने वरुण को आलिया एकदम नेपोटिक। ठीक है, अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, नॉर्मली एंडोर्समेंट कहा होता है? नॉर्मली एंडोर्समेंट स्टार्ट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर आप पीछे पलटो तो पीछे के बॉक्स के ऊपर, या तो फिर इसके लिए सेपरेट एंडोर्समेंट शीट अटैच की जाती है, एक सेपरेट पेज अटैच किया जाता है जो फॉर्मेटेड रहता है। सो फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। ठीक है, पीछे देखो, पीछे उसके ऊपर आप देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट शीट। उसके अंदर पहले होता है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद में होता है आपका नाम, फिर आता है डेट और फिर आता है साइन। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास है? आलिया के पास। पेई कौन है बोले एक बार उसे? आलिया। सो आलिया क्या करेगी? ये एंडोर्समेंट देना चाहती है सिद्धार्थ को। किसको देना चाहती है बोले एक बार? सिद्धार्थ। ठीक है, क्या हुआ तुमको हंस क्यों रहे हो? नालायक आदमी। सो आलिया सिद्धार्थ को बिल ऑफ एक्सचेंज देना चाहती है, देना नहीं नालायक, 3 जून 2025 को। तो ऐसे सिचुएशन में वो एंडोर्स कर सकती है और साइन करेगी एज आलिया, तो 3 जून से इट बिकम्स ऑफ सिद्धार्थ। फिर सिद्धार्थ सारा अली को देना चाहता है बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन 5 जून 2025, तो सिद्धार्थ उसको एंडोर्स करेगा। फिर सारा अली वाणी कपूर को देना चाहती है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो वो हो सकता है। फिर तैमूर, फिर नौरा, नौरा तो पता ही है तुमको, हाई गर्मी वाली नौरा, है ना? तो ऐसे सिचुएशन में फिर राजकुमार। अब इसमें समझो कहीं ऐसा सिचुएशन हुआ, प्लीज फोकस, कि नौरा ये बिल ऑफ एक्सचेंज देना चाहती थी राजकुमार को। किसको देना चाहती बोले एक बार उसे? राजकुमार। ठीक है, और उसने यहां पे नाम नहीं लिखा क्योंकि राजकुमार ने बोला था कि ठीक है बिल ऑफ एक्सचेंज बोल दे दो, बट मुझे भी आगे उसको ट्रांसफर ही करना है। सो इट टुक द बिल ऑफ एक्सचेंज और उसने खुद का नाम नहीं लिखा। दे केप्ट द नेम ब्लैंक। दे केप्ट द नेम क्या बोले एक बार उसे? ब्लैंक। दिस इज कॉल्ड एज ब्लैंक एंडोर्समेंट। जब आप ब्लैंक एंडोर्समेंट करते हो ना, तो इट इज एज गुड एज बेरर इंस्ट्रूमेंट। ये किसी को भी मिला तो वो बंदा खुद का नाम लिख के इसको खत्म कर सकता है, क्योंकि इट इज ऑलरेडी साइंड एंड डेटेड। तो तुमको अगर ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट मिला और तुमने खुद का नाम लिख दिया तो इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा हो गया। इट इज वेरी रिस्की, इट इज एज गुड एज बेरर चेक। और इसके अंदर अगर राजकुमार के पास ये इंस्ट्रूमेंट है, इसने इमीडिएटली आयुष्मान का नाम लिख दिया। किसका अलग बाल इसमें? आयुष्मान का। ठीक है भाई, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा माना जाएगा कि आयुष्मान इज नॉट इन द पिक्चर। क्या स्पेलिंग नहीं आता भी क्या करूं जीवन में? सो आयुष्मान का नाम लिखा, दैट मीन्स कि आयुष्मान इज नॉट, मतलब राजकुमार इज नॉट इन द पिक्चर। ये सीधा इंस्ट्रूमेंट नोरा से किसको ट्रांसफर हुआ है बोले बार से? आयुष्मान। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड एज ब्लैंक एंडोर्समेंट। सो दिस इज हाउ द एंडोर्समेंट इज नॉर्मली एग्जीक्यूटेड। नॉर्मली क्या किया जाता है बोले बार से? एग्जीक्यूट। अब एंडोर्समेंट के भी बच्चों टाइप्स होते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट। आप एक बार शगुन के लिए नाम ले लीजिए। पहला कौन सा है? ब्लैंक। दूसरा कौन सा है? स्पेशल। तीसरा कौन सा है? रेस्ट्रिक्टिव। चौथा कंडीशनल, फिर सैंस रिकोर्स, फिर सैंस फ्राइज और लास्ट वाला फैकल्टेटिव। नाउ व्हाट आर दिस काइंड ऑफ एंडोर्समेंट? पहले तो ब्लैंक। ब्लैंक एंडोर्समेंट मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि भाई साहब अगर आपने एंडोर्समेंट किया और सामने वाले का नाम नहीं लिखा तो ब्लैंक एंडोर्समेंट है। इट इज एज गुड एज बेरर चेक। इट इज एज गुड एज कौन सा चेक बोले एक बार? बेरर। सुनिए अच्छे से। दूसरा स्पेशल। स्पेशल एंडोर्समेंट उन्होंने नाम दिया है पर एक्चुअली स्पेशल कुछ नहीं, दिस इज नॉर्मल एंडोर्समेंट। जब आप हर एक चीज स्पेसिफाई करके देते हो, जैसे नाम स्पेसिफाई करके दे दिया, डेट स्पेसिफाई करके दे दिया, साइन कर दिया, तो वो कहते हैं कि स्पेशल एंडोर्समेंट। इट्स नॉट स्पेशल, इट जस्ट एंडोर्समेंट।
ठीक है, सिर्फ सब कुछ लिखा तो उसको बोलते हैं स्पेशल हो गया, नहीं, इट इज जस्ट एंडोर्समेंट कि आपने नाम वाम लिखते प्रॉपर एंडोर्समेंट किया, दे कॉल इट एज अ स्पेशल। ठीक है, तीसरा व्हाट इज रेस्ट्रिक्टिव। रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट में आप सामने वाले पर्सन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो कि वो उस बिल को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे मैंने एंडोर्समेंट किया बिल ऑफ एक्सचेंज का आपके नाम पे और मैंने लिखा रेस्ट्रिक्टिव, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज को आप आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। You are the last person who will encash this instrument. So, negotiable instrument is restricted to be further negotiated. To be further क्या एक बार जैसे negotiated or transferred to another person. तो ऐसे सिचुएशन में उसे क्या कहा जाता है, रेस्ट्रिक्टिव। मैं आपको ये इंस्ट्रूमेंट आगे ट्रांसफर करने से मना कर रहा हूं, सिंपल एज दैट, क्योंकि मुझे लाइबिलिटी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी होल्डर इन ड्यू कोर्स की इंस्ट्रूमेंट हाथ में आ गया तो पीछे वाले सभी लोगों को लाइबल कर सकता है वो, तो मुझे लाइबिलिटी नहीं चाहिए, मैंने बोला भाई आगे ट्रांसफर मत करना। नेक्स्ट वाला कंडीशनल, अगर आप एंडोर्समेंट में कोई कंडीशन डाल रहे हो जो सर्टन है, जो फुलफिल हो सकती है, ठीक है, तो वो कंडीशनल एंडोर्समेंट होगा। सैंस रिकोर्स, ये खास है, बहुत खास है। जब मैं एंडोर्समेंट करता हूं बिल का, आपको देखो एंडोर्समेंट जब होता है ना, लेट्स से ए ने एंडोर्समेंट बी को किया, बी ने सी को किया, सी ने डी को किया, डी ने ई को किया, ई गया वापस ए के पास कि पैसा चाहिए, ई गया वापस किसके पास, ए के पास पैसा चाहिए, और ए ने अगर मना कर दिया कि मैं पैसा नहीं देने वाला, तो बी सी डी जितने भी बीच के लोग हैं वो सब लायबल हो जाते हैं ई को। बात को समझो जरा, ए बी सी डी ई था, ई गया किसके पास, सब जन बोलो, ई गया किसके पास, ए ने क्या कर दिया, मना, तो लायबल कौन कौन हो जाएंगे, बी सी डी। अब ये चेन है, लेट्स से ए बी सी डी, ये चेन है, मैं हूं डी, मैं कौन हूं बोले एक बार उसे, डी, और मैंने जब ई को इंस्ट्रूमेंट दिया, किसको दिया, ई को, और मैंने लिखा सैंस रिकोर्स, तो ये चेन से मैं पीछे हट गया, ये चेन से मैं कहां हट गया, पीछे। मैंने क्या बोला कि मैं तुझे ई को क्या बोल रहा हूं, मैं तुझे एंडोर्स तो कर रहा हूं, पर अगर ए ने तुझे पेमेंट नहीं किया तो मैं भाई लायबल नहीं हूं, मैं इस चेन से बाहर हूं, तो बाकी बी सी को बी सी करते रहे, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, तो मैं लायबल नहीं हूं, मैं इस चेन से बाहर हूं। क्लियर है, दैट इज कॉल्ड सैंस रिकोर्स। जब तुम सामने वाले पार्टी से लायबिलिटी से पीछे हट जाते हो, सामने वाले पार्टी के लायबिलिटी से पीछे हट जाते हो, चेन से तुम बाहर निकल जाना चाहते हो, यू कैन गो फॉर सैंस रिकोर्स। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, जोर से बोलो सर, नो, यू कैन गो फॉर क्या बोलो बार, सैंस रिकोर्स। तो उसको पढ़ना 1 2 3 बोलो, क्या है, व्हेन एंडोर्सर डिक्लाइंस द फर्दर लायबिलिटी ऑफ एनी अदर एंडोर्समेंट देन इट इज अ सैंस रिकोर्स। अच्छा, ऐसा नहीं सिर्फ ई ने आगे एफ को दिया, एफ ने जी को दिया, जी ने एच को दिया, जितने भी लोग आगे हैं उन सबके चेन में से मैं चेन में से ही पीछे हट चुका हूं। ऐसा नहीं सिर्फ ई, आगे जाके जेड तक पहुंचा और जेड आया क्लेम करने के लिए, मेरे को बोला ए ने पेमेंट नहीं किया, तू लायबल है, मैं बोलूंगा मैं लायबल नहीं, तू आईजेड होगा पर मैं लायबल नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, जोर से बोलो सर, ना। फिर आता है सैंस फ्राइज, कौन सा बोले बार उसे, सैन फ्रेंच फ्राइज। सर पहली जीवन में भूख लगी है, हाँ ना, ओके, व्हाट इज सैंस फ्राइज। अब सैंस फ्राइज सैंस रिकोर्स जैसा ही है, सिर्फ सैंस रिकोर्स में तुम लाइबिलिटी से पीछे हटते हो, सैंस फ्राइज में तुम एक्सपेंसेस से पीछे हटते हो। सैंस रिकोर्स में तुम कैसे पीछे हट रहे हो, लाइबिलिटी। जैसे 1 करोड़ रुपए का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, बीच में 5 लोग हैं, तो पांचों के पांचों 20-20 लाख के लिए लायबल होंगे, बोलो हाँ है ना। मैंने 20-20 लाख के लिए लायबल हो रहा था, मैंने सैंस रिकोर्स बोला, तो मैं 20 लाख के लिए लायबल नहीं हूं। नाउ व्हाट इज सैंस फ्राइज, 1 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट है, ए ने डिसऑनर कर दिया, ए ने क्या कर दिया, डिसऑनर, पेमेंट नहीं किया, इसके लिए नोटिंग प्रोटेस्टिंग के चार्जेस लग गए, इसके लिए लिटिगेशन के चार्जेस लग गए। 1 करोड़ के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर 10 लाख का खर्चा हो गया, लिटिगेशन, नोटिंग, प्रोटेस्टिंग, ये सब चीजों का। अब ये 10 लाख का खर्चा वो किससे वसूलेगा, ई, हमसे ही तो वसूलेगा। जोर से बोले सर, नो। सो ई मेरे पास आया, मैंने सैंस फ्राइज करके उसको दिया था, ई मेरे पास आया, सर ये 1 करोड़ तो ठीक है, तुमने 20 लाख दे दिए, पर ये जो 10 लाख है ना वो भी चाहिए सर। मैं बोला ए भाई, I will be liable for liability but I will not be liable for expenses। तो ये जो 10 लाख है बाकी सब लोगों से मांग, मैं मेरे 20 लाख लाइबिलिटी के दूंगा, मैं एक भी खर्चा एक्सपेंसेस का नहीं दूंगा। सैंस फ्राइज, सैंस का बोलो जैसे फ्राइज, तो साथ में पढ़ते 1 2 3 बोलो, क्या है, when the endorser declines the further expenses of the instrument then it is a सैंस फ्राइज। सबसे आखिरी फैकल्टेटिव, जब कभी भी एंडोर्सर
इंस्ट्रूमेंट की सब राइट वेव ऑफ कर देता है। क्या कर देता है बोलो एक बार उसे? वेव ऑफ। सभी राइट्स वेव ऑफ कर देता है, दैट इज फैकल्टेटिव। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली ABCD E, बोलो हाँ या ना? E गया A के पास, A ने डिनाई कर दिया, तो जैसे ही A डिनाई करता है ना, डिसऑनर करता है ना, इसका नोटिस B, C और D को देना जरूरी है। इसका नोटिस किसको देना जरूरी है? BCD। ये BCD का राइट है कि उनको डिसऑनर का नोटिस मिले, और उसमें अगर कुछ डैमेज हो रहा है तो डैमेजेस भी मिले। उसमें अगर उनको कुछ डैमेज हो रहा है तो डैमेजेस भी क्या बोलो एक बार? मिले। लेकिन मैंने ई को इंस्ट्रूमेंट दिया फैकल्टेटिव करके। क्या करके? फैकल्टेटिव। तो मेरे सब राइट गायब। मतलब ये जब डिसऑनर हुआ बिल, तो मुझे जो नोटिस देना चाहिए था वो मुझे नहीं दिया तो भी चलता। ठीक है, मुझे जो डैमेजेस मिलने चाहिए थे वो डैमेजेस मुझे नहीं दिए तो भी चलते, क्योंकि मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज के सभी राइट्स को क्या कर दिया है? वेव ऑफ। कि मुझे नोटिस नहीं चाहिए, मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, हां पर स्टिल मैं बिल ऑफ एक्सचेंज के चेन में जरूर हूं। मैं साइंस रिकोर्स नहीं हूं, साइंस प्राइस नहीं हूं, मैं चेन में हूं, मैं लाइबल हूं। सर मेरे राइट्स मैं छोड़ रहा हूं, सर मेरे राइट्स लाइबिलिटी नहीं छोड़ रहा हूं, सब क्या छोड़ रहा हूं? राइट्स। दिस इज फैकल्टेटिव। दिस क्या बोले एक बार उसे? फैकल्टेटिव। सो ये टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट है, एक बार वापस से, ब्लैंक, स्पेशल, रिस्ट्रिक्टिव, कंडीशनल, साइंस रिकोर्स, साइंस प्राइस, फैकल्टेटिव। बहुत अच्छा सवाल इसके ऊपर इसके पहले कई बार पूछा है, इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं चाहूंगा इसको लिख के रखिए कृपया, गो फॉर इट फास्ट। फटाफट फटाफट रजिस्टर के अंदर तुरंत से ही पहले मार्क कर लो।
लाइव स्ट्रीम में क्वेरी है तो कृपया पूछ लीजिए प्लीज। एक ही होल्डर साइंस रिकोर्स एंड साइंस प्राइज कर सकता है क्या? यस, बिल्कुल कर सकता है। आप साइंस रिकोर्स साइंस प्राइज दोनों एक साथ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, पर इसमें एक चीज आपने याद रखना, साइंस रिकोर्स साइंस प्राइज आप कर तो दोगे, पर सामने वाले में तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना एंडोर्समेंट। तुम बोल रहे हो कि मैं लाइबिलिटी नहीं लूंगा, मैं एक्सपेंसेस भी नहीं लूंगा, वो कहां जाएगा बेचारा? उसको पेमेंट नहीं मिला तो नॉर्मली एक्सेप्टर भी जो रहता है ना, या जो एंडोर्स ही रहता है जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है, वो नॉर्मली साइंस रिकोर्स और साइंस प्राइस एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर ओरिजिनल एंडोर्सर ने पेमेंट नहीं किया, ओरिजिनल पेयर ने सॉरी एक्सेप्टर ने पेमेंट नहीं किया, तो वो कहां जाएंगे फिर? क्योंकि तुम ही इमीडिएट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो, ये सुनो। हो गया? किसी का बाकी है? लिख लो फर्स्ट, आगे बढ़े। ऐसा ना, नेक्स्ट। सो एंडोर्समेंट हमारा यहां पे खत्म हो चुका है, ठीक है? एंडोर्समेंट कंप्लीट होने के बाद में क्या बचता है देखो जरा। होल्डर इन ड्यू कोर्स तो कल ही लेना है। ओके, एक होमवर्क करके आओगे, उसके नीचे इमीडिएटली लिखना क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिखा है। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा बोले एक बार उसे? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कि आपने ऑर्डर किया है किसी को पे करने के लिए, ठीक है, टू द ऑर्डर। दूसरा है बेरर, मतलब ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने ब्लैंक एंडोर्समेंट बोला था, आपने नाम नहीं लिखा इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, या एंडोर्समेंट में नाम नहीं लिखा है और बाकी सब करके रखा है, तो ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट। जैसे ब्लैंक चेक होता है, बोलो हाँ है ना? अच्छा, ब्लैंक चेक के दो मीनिंग है, एक तो अमाउंट ब्लैंक है, नहीं तो नेम ब्लैंक है। यहां मैं नेम ब्लैंक की बात कर रहा हूं। क्या ब्लैंक की बात कर रहा हूं? नेम। तीसरा, इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड, इसको साइट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। उसकी साइड में लिख के रखिए साइट इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज साइट इंस्ट्रूमेंट या ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट? जब पैसे मांगो तब देने पड़ेंगे, 3 ग्रेस डेज के अंदर जब पैसे मांगो तब देने पड़ेंगे। क्लियर है? वहां लिख के रखो, द पेमेंट शॉल बी मेड, पेमेंट शुड बी मेड ऑन डिमांड, the payment should be made whenever demanded, payment should be made whenever demanded, ठीक है? उसी के नीचे देखो साइट का मीनिंग उन्होंने दिया है कि इंस्ट्रूमेंट एट द साइट की क्या क्या कंडीशंस होते हैं, इसको होमवर्क में कृपया रीड करना। फिर आता है इनलाइन इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज इनलाइन इंस्ट्रूमेंट? तो लिखा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज इनलाइन इंस्ट्रूमेंट इफ इट इज ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड इज पेएबल इन इंडिया और ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब इंडिया में ड्रॉ है, पेएबल इंडियन है, इंडिया के पर्सन पे है, तो इनलैंड हो गया। क्लियर है? तो व्हाट इज फॉरेन? उसका अपोजिट। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड नहीं है वो फॉरेन है। मतलब अगर वो इंडिया में ड्रॉ नहीं किया है एंड पेएबल इन इंडिया नहीं है एंड इंडिया के पर्सन पे नहीं है। देखो, इनलैंड बनने के लिए ड्रॉ इंडिया में होना चाहिए और पेएबल इन इंडिया होना चाहिए और इंडिया के पर्सन पे होना चाहिए। तीनों में से एक भी कंप्लाई किया तो भी इनलैंड है। तो फॉरेन बनने के लिए तो तीनों नहीं होना चाहिए ना? फॉरेन बनने के लिए तो तीनों नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज को कृपया याद रखना, तीनों के बीच में और है, तो फॉरेन बनने के लिए तीनों नहीं होना चाहिए। चाहिए तो लिख के रखो, फॉर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इट शुड नॉट बी एनी ऑफ द थ्री, इट शुड नॉट बी एनी ऑफ द थ्री। सॉरी,
हाँ, विच इज नॉट एन इनलाइन इंस्ट्रूमेंट, हाँ नीचे उसके, हाँ लिख लिया सबने, विच इज नॉट एनी ऑफ थ्री, और नीचे करेक्शन करना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट एन इनलाइन इंस्ट्रूमेंट, वहां नॉट ऐड करना, नॉट एन इनलाइन इंस्ट्रूमेंट इज ए फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। लिख लिया सबने? सो इसको कृपया घर पे एक बार रीड करें। बाकी हम कल होल्डर इन ड्यू कोर्स के ऊपर जाएंगे, कल हम उसको समझेंगे, साथ में हम डिसऑनर और बाकी कंटेंट को कल कवर करेंगे। क्लियर है कंसेप्ट? कल नियरली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना? जोर से बोलो यस नो। चलो आज के लिए काफी करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो बच्चों, जोर से बोलो। चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।